नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे, लेकिन आज हम राजनीतिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उसकी विस्तार से समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति का आंकलन भी करेंगे और आपको कुछ रिकॉर्ड्स भी बताएंगे और क्या फैक्टर किस प्रकार से कौन से नेता के पक्ष या विरुद्ध में काम कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज की प्रमुख आसपास खबरों से। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ है। गावस्कर बॉर्डर जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसका गुजरात के अहमदाबाद के स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोस्तों, इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो क्षमता है, दर्शक क्षमता 1,32,000 के करीब है। हालांकि आज पूरा स्टेडियम नहीं भरा, वरना ये रिकॉर्ड भी टूट जाता जो मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के खेल मैदान में जो रिकॉर्ड बना था 91,112 दर्शकों का। वो बहुत बड़ा मैदान है। कभी ईडन गार्डन भी बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था, लेकिन उसको छोटा कर दिया। अब विश्व का सबसे बड़ा जो खेल मैदान है वो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम है। तो इसमें रिकॉर्ड आज बनते बनते रहा, लेकिन बड़ी संख्या में दर्शक थे। एक दिन पहले ही 85,000 टिकटें बिक चुकी थी, तो नज़दीक था मामला। लेकिन आज हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी यहाँ मौजूद रहे और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ इस मैच को देखा और इसकी टॉस भी करवाई। और ये मैच आज प्रथम दिन के रूप में दोस्तों प्रारंभ हुआ। और इससे पहले अगर बात बताऊं तो 2-1 से भारत इस श्रृंखला में आगे है। और आज अगर भारत इस मैच को जीत लेता है, 5 दिवसीय टेस्ट है, तो भारत ये 3-1 से श्रृंखला जीत जाएगा। और जो भारत का रिकॉर्ड है 2013 से लगातार अपने घर में 15 सीरीज जीतने का, वो भी अनवरत आगे जारी रहेगा और ये 16वीं सीरीज हो जाएगी। तो क्या ये रिकॉर्ड टूट जाएगा? बराबरी पर छूटकर अगर ऑस्ट्रेलिया इसको जीत लेता है तो 2-2 से बराबरी पर ये श्रृंखला आ जाएगी। हालांकि गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी ज़रूर भारत के पास रहेगी, क्योंकि वो लगातार इसमें जीतता आ रहा है। तो क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा? और दोस्तों, मैं बात करूं अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो 2013-14 में एसेज सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में, बहुत बड़ी सीरीज ये होती है। उसमें ये रिकॉर्ड बना था मेलबर्न के स्टेडियम में 91,112 दर्शकों का, लेकिन इस स्टेडियम पर यह रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। तो इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं अन्य आसपास खबरों की। तो पल्लवी बेनीवाल, आपको याद होगा, न्यायाधीश बनी थी, प्रथम ही प्रयास में आरजेएस बनी थी। तो न्यायाधीश पल्लवी बेनीवाल ने भादरा के गांव अजीतपुरा में छात्राओं के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उस लाइब्रेरी का नाम था कलाम लाइब्रेरी। इसका उद्घाटन किया छात्राओं के लिए। तो इस लाइब्रेरी की क्या विशेषता है? और इस लाइब्रेरी के संस्थापक है सतवीर सिंह ढाका। उनके प्रयासों से इस लाइब्रेरी का अजीतपुरा गांव में जो है उद्घाटन संभव हो सका था। और इसमें उपलब्धता करवाई जाएगी किताबों की, पुस्तकों की, अखबारों की, और जो परीक्षाएं होती है विभिन्न, उन परीक्षा से संबंधित सामग्रियों को उपलब्ध इसमें करवाया जाएगा। तो ये संदीप सतवीर ढाका ने कहा दोस्तों कि इसके लिए उसने बहुत सपने देखे हैं और उनका सपना था कि अजीतपुरा गांव में इस प्रकार की एक लाइब्रेरी हो, छात्र छात्राओं के जो काम आ सके। और जो पल्लवी बेनीवाल है दोस्तों, उन्होंने अपना अनुभव भी बांटा और बच्चों को किस प्रकार तैयारियां करनी है, और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है पल्लवी बेनीवाल ने। ये भूप सिंह जी जो एडवोकेट है, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनकी पोत्री है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र बेनीवाल की पुत्री है और शानदार उपलब्धि अर्जित की है। भादरा में तरह तरह के
कार्यक्रमों में भाग लेती है, उनका एक प्रकार से इतना मान सम्मान इस क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रथम ही प्रयास में बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन पल्लवी बेनीवाल को उनके घर में ही न्याय की सारी प्राथमिक जानकारियां जो है वो पढ़ने का, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, जिसका भरपूर फ़ायदा पल्लवी बेनीवाल ने उठाया। और आज वो एक न्यायाधीश है, एक सम्मानित न्यायाधीश, जिसकी भारत में इतना सम्मान किया जाता है, कितनी अहमियत होती है, इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम में दीपेश बेनीवाल, तिरसाल त्यागी, राम प्रताप ढाका के अलावा अरविंद राजपुरोहित, परमानंद ढाका सरपंच, सतवीर लाखलान के अलावा पूर्व सरपंच शुभकर्ण लीलाधर वर्मा, निहालचंद छिंपा, विकास मेला, संदीप राव और भवानी शंकर के अलावा संदीप राव और नरेश पूनिया आदि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी इसमें भाग लिया। इसके अलावा मैं आपको आसपास की और खबरों के बारे में बताऊं तो दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की एक कल बैठक हुई थी भादरा में, जो रामतलाई आश्रम है वहाँ, और रामतलाई आश्रम के श्री श्यामानंद जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में ये बैठक हुई। और इस बैठक में आगामी 30 मार्च को रामनवमी के उपलक्ष्य में, जो प्रथम वर्ष में पहले भी निकाली गई थी, एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी कस्बे के मुख्य बाजारों से, और विचार विमर्श किया गया। पूरे कार्यक्रम को लेकर झांकियाँ निकाली जाएगी, पुष्प वर्षा होगी, अनेकों ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, विभिन्न चौक चौराहों को जो है सजाया जाएगा। तो इस प्रकार की रूपरेखाएं बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक के अलावा मैं आपको बताऊं अन्य खबरों के बारे में, तो आज भादरा बारसन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई न्यायालय परिसर में ही। वहाँ धरना लगाकर बैठे थे सभी अधिवक्ता गण, काम का जो है बहिष्कार करते हुए, और अपनी मांग जो है प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको लेकर प्रदेश व्यापी है दोस्तों, प्रदेश व्यापी ही नहीं पूरे देश में इस अधिवक्ताओं की हड़ताल को आप देख सकते हैं। संभवतः एक बहुत बड़ा भारतवर्ष में वकीलों को लेकर एक ऐसा एक्ट भी बने, प्रोटेक्शन एक्ट उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि राजस्थान में ये जो बवाल मचा है वो जोधपुर में एक अधिवक्ता की किस प्रकार से हत्या कर दी गई थी लोगों द्वारा, तो उसको लेकर आक्रोश है। और ऐसी अनेकों घटनाएं हुई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बरेली में आदि अनेकों ऐसी घटनाएं अधिवक्ताओं को लेकर हो चुकी है। तो इसको लेकर चिंताएं व्यक्त करते हुए उनके परिवारों को किस प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इन बातों को लेकर अधिवक्ता गण जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने को विवश है। आने वाले दिनों में कैसे रणनीति बनानी है, इसकी प्रदेश स्तर पर लगभग 70,000 से अधिक अधिवक्ता इस समय दोस्तों हड़ताल पर है और काम एक प्रकार से रोका हुआ है। सारा काम न्यायालयों का जो है अब पेंडिंग हो चला है, और इसको लेकर सरकार को जल्द ही विचार करना होगा। और क्या जल्द ही इसको लेकर एक्ट बनेगा, और अलग अलग इसका अगर बात करें दोस्तों, केंद्र के एक मसौदे की 2019 में एक मसौदा आया था, उसको लेकर तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक सजा का प्रावधान अगर किसी अधिवक्ता के परिवार के साथ और उनके साथ किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसको लेकर, और 10 लाख का अधिकतम मैक्सिमम जुर्माने का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार का प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया जाएगा, और 30 दिन में ही जो अधिवक्ताओं से संबंधित मामले हैं उनका पुलिस द्वारा अनुसंधान कर उसको जो है निपटाया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान इसमें भी हो सकते हैं। क्या इसकी रूपरेखा बनेगी, प्रारूप इसका बनेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक के बाद एक विभाग अब धरना प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन की दिशा अख्तियार कर चुका है दोस्तों। चाहे किसी विभाग में आप ले, डॉक्टरों की भी हड़ताल, बिजली कर्मियों की भी हड़ताल, चिकित्सकों की भी हड़ताल और शिक्षकों की भी हड़ताल, आंगनवाड़ी केंद्रों की भी हड़ताल, हर तरीके के महकमों में
हड़ताल ही हड़ताल देखी जा रही है। तो इसका असर कितना पड़ेगा? सरकार का अंतिम वर्ष है, अंतिम बजट भी आ चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ करने वाली सरकार इसको लेकर अब है नहीं, क्योंकि अब सारे के सारे बजट भी जा चुके हैं और जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति, उसका भी आकलन सरकारों को करना पड़ता है। तो देखते हैं कुछ ही महीनों बाद में जो है आचार संहिता भी लग जाएगी और इसी वर्ष चुनाव होने हैं। तो कहा यही जा सकता है कि सरकार बड़ी मुश्किल में है और चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एक ऐसी खबर जो पिछले कई दिनों से वायरल हो रही है, या यूं कहूं कि 3 दिवसीय ये जो होलिका कार्यक्रम था, 3 दिवसीय ही कह सकते हैं क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न था। 6 तारीख को भी होली थी, 7 को भी होली थी, 8 को भी होली थी। तो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान एक जो खबर है वो वायरल हो रही थी, पायलट भाजपा में आ रहे हैं। हमारे मीडिया साथियों ने सोशल मीडिया पर भी आदि इस खबर को आगे फॉरवर्ड किया था। तो इस खबर में ये मार्मिक खबर थी दोस्तों। कुल मिला के ये अफवाह मात्र थी और होली की एक मजाक के रूप में ही इसको देखा गया। इसमें कतई सच्चाई नहीं थी, लेकिन ऐसे कयास अब से नहीं, लंबे समय से बार बार लगते आ रहे हैं। तो इन प्रयासों में, इन आरोपों में, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार अब परेशानियों में है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आने का प्रयास कर रही है। वसुंधरा राजे को या तो प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा सकता है या अध्यक्ष बनाया जा सकता है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का। और अगर बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, तो वहाँ भी बहुत बड़ी चेंजिंग होने जा रही है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन सीएम फेस यहाँ ना कांग्रेस आगे करने जा रही है और ना भाजपा आगे करने जा रही है। तो राजस्थान का चुनाव जो है इस बार बगैर सीएम फेस के ही आगे किए हुए नाम के अलावा ये चुनाव जो लड़ा जाएगा, देखते हैं इसमें किसको कितनी सफलताएं मिलेगी। इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं और दोस्तों आज की समीक्षा के बारे में बात करते हैं। आज की जो हमारी वार्ता है राजनीतिक विषय पर, उसको लेकर बात करते हैं। बादरा में अब होली बीत चुकी है दोस्तों। अब नेता जो है वो काम पर लग जाएंगे और योजना बनाने में मशगूल हो चुके हैं नेता। आगामी योजना में किस प्रकार शक्ति प्रदर्शन करना है, जनता के बीच रहना है, क्या ऐसा करे कि लोगों के बीच में बने रहें और पार्टियों की नज़रों में टिकट के लिए उनकी स्थिति मजबूत बनी रहे। ऐसे प्रयासों में अब नेता लग जाएंगे और अप्रैल ये मार्च चल रहा है और अप्रैल में संभवतः टिकटों की एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। जो पैमाना है उस पैमाने के हिसाब से टिकटों का वितरण होगा, सर्वे होगा। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो 13 निर्दलीय जो लगभग थे और 6 बसपा के जो कांग्रेस में आए थे, उनका टिकट कांग्रेस में अगर देखा जाए तो लगभग पक्का मानकर चला जा रहा है। लेकिन बादरा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की टिकट अदर जूल में है दोस्तों। यहाँ बलवान पूनिया के कार्यकर्ताओं की माने तो यहाँ कोई कांग्रेस की टिकट नहीं आएगी, माकपा और भाजपा का ही यहाँ चुनाव होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। कांग्रेसी यहाँ सक्रिय हो चुके हैं और मजबूती दिखा रहे हैं और मजबूती बनाई भी जा रही है। आज से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी उनका काफ़ी अच्छा और चर्चित रहा था और उससे पहले भारत जोड़ो कार्यक्रम भी पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। उसका असर भी हुआ, हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता भी आई थी। तो कुल मिला के कहा जाए तो जितने खाली रिक्त पद थे कांग्रेस के, वो चाहे नगर मंडलों के हो, अध्यक्षों के, जिला अध्यक्षों के हो, वो सारे के सारे पद धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं दोस्तों। पीसीसी के सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। बादरा में भी दयानंद बेरवाल को, कमलेश कपिल को पीसीसी का सदस्य भी बनाया गया है। तो दयानंद बेरवाल तेजी के साथ नए चेहरे के रूप में, एक मजबूत चेहरे के रूप में, कांग्रेस के वरिष्ठ जन के रूप में उभर कर सामने आए हैं दोस्तों। और क्या दयानंद बेरवाल सबको पछाड़ सकते हैं? हमने नाम बार बार आपको बताए हैं। ये नाम 15-16 से कहीं अधिक हो रहे हैं। दयानंद बेरवाल, बजरंग
बजरंग सारण, एसपी सिंह, संदीप ढुकिया, शोभा सिंह डूडी, सतपाल नेहरा, कृष्ण चंद्र भाम्बू, शेर सिंह गोस्वामी, विक्रम सिंह राठौड़, शेर सिंह बेनीवाल, जबकि रविंद्र मोरसरा, मास्टर सबीर हुसैन, अजीत बेनीवाल, महेंद्र गुज्जर, रविंद्र शर्मा और डॉक्टर सुरेश चौधरी, जिनको पिछली बार टिकट मिली थी। कुछ भी हो सकता है यहाँ, ये 16 नाम मैंने गिनाए, लेकिन अगर वर्तमान की राजनीति को देखें और कांग्रेस की गुटबंदी को देखें, लड़ाई झगड़े को देखें, भीतरी अंदरूनी जो टांग खिंचाई है उसको देखें, तो यहाँ यही समझ आ रहा है कि दयानंद बेरवाल, एसपी सिंह, बजरंग सारण और बलवान पूनिया, ये नाम प्रमुख हो सकते हैं कांग्रेस की टिकट वितरण में और टिकट को पाने वालों में। तो क्या बलवान पूनिया भी टिकट ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बलवान पूनिया द्वारा भी माकपा के टिकट से ही चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2 नाम और भी अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर सुरेश चौधरी भी हैं और सुखदेव सिंह शेखावत भी है दोस्तों, वो भी बीजेपी से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के नज़दीक दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही प्रमुख चेहरे हैं जो धीर गंभीर और चुनाव भी बना सकते हैं। उनको टिकट दिया जाए तो टिकट कुछ अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती है। और यहाँ बादरा की मैं बात बताऊं, हम फैक्टर की बात कर रहे थे प्रारंभ में, तो यहाँ प्रमुख जो कैंडिडेट होते हैं, आमने सामने की टक्कर कहें या फिर तिकोनी टक्कर कही, ऐसा बादरा में कई बार हुआ है। इसके अलावा वोट नहीं देते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अपने आप में ही फैक्टर है कि प्रमुख कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। यहाँ की जनता अपना वोट हार में देना ज़्यादा उचित नहीं समझती और अपना वोट उसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ बहुत कम देती है। बहुत कम ऐसे वोटर हैं जो इन लोगों को देते हैं, वो उनके कट्टर समर्थक ही हैं, वही उनको वोट देते हैं। आम पब्लिक जो है और बहुत बड़ी संख्या में जो पब्लिक है, नया चेहरा भी देखती है और प्रमुख टक्कर वालों को तो देती है, लेकिन नया चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर बादरा में सदैव रहा है। बलवान पूनिया भी पिछली बार नया चेहरा थे और अच्छा संघर्ष था 20 वर्षों का, उसका इनाम जनता ने बलवान पूनिया को दिया। कभी संजीव बेनीवाल भी 98 में नया चेहरा थे, 2003 में सुरेश चौधरी भी नया चेहरा थे, 2008 में जयदीप डूडी भी नया चेहरा थे। आगे भी नए चेहरे होंगे, नए चेहरों का उदय होता ही जा रहा है। बजरंग सारण इस बार नए चेहरे हैं और एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर नए चेहरे हैं, और भी नए चेहरे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नए चेहरों में भी कुछ दम होने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ वोट मिलते हैं, प्रदेश की राजनीति में बादरा की राजनीति कुछ अलग जुदा हटकर और मैं कहूँ तो जटिलताओं वाली है। सबसे ज़्यादा फैक्टर यहाँ काम करते हैं। हम बार बार ये बात आपको कहते हैं और फैक्टरों के बारे में भी बताते हैं दोस्तों। अगर बात करें तारानगर विधानसभा क्षेत्र की, बात करें नौहर विधानसभा क्षेत्र की, बहुत कम फैक्टर में चुनाव होते हैं तारानगर में, उससे कहीं मामूली ज़्यादा फैक्टर नौहर में काम करते हैं और वहाँ से थोड़े ज़्यादा फैक्टर राजगढ़ विधानसभा में, सादुलपुर विधानसभा में काम करते हैं। लेकिन भादरा के फैक्टर आसपास के ज़िलों में इतने फैक्टर काम नहीं करते जितने फैक्टर यहाँ काम करते हैं और कोई भी पूर्व में बता नहीं पाता है अंत समय तक यहाँ क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है। लेकिन जनता मन बना चुकी होती है और दोस्तों गैप भी काफ़ी होता है जो जीतने वाला होता है। मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं, 2018 का ही ले लीजिए, जब बलवान पूनिया विधायक बने 82,204 वोट मिले थे बलवान पूनिया को, लेकिन उससे जस्ट पीछे जो थे उनको 59,051 वोट मिले थे संजीव बेनीवाल भाजपा की टिकट से। लेकिन यहाँ अगर 3 नंबर की बात करें तो उनसे बहुत नीचे 37,574 वोट मिले थे कांग्रेस की टिकट पर डॉक्टर सुरेश चौधरी को। तो यहाँ 23,153 वोटों से बलवान पूनिया चुनाव जीते। तो विशाल का ये अंतर है दोस्तों। उससे पहले जाएं अगर 2013 की बात करें तो संजीव बेनीवाल को 65,040 वोट मिले थे, लेकिन नंबर 2 पर जब संजीव बेनीवाल के साथ बलवान पूनिया थे उनको कितने मिले? 38,552 वोट। यहाँ अंतर कितना था? इस बार से कहीं ज़्यादा 26,488 का अंतर था।
तो अंतर काफ़ी, इससे पहले भी अगर देखेंगे आप 2008 में चले जाइए आप, जयदीप डुड्डी चुनाव जीते थे यहाँ निर्दलीय के रूप में, 76,71 वोट आए थे। लेकिन 2 नंबर पर कौन थे, कितने वोट आए, संजीव बेनीवाल थे कांग्रेस की टिकट से, 40,796 वोट आए थे। यहाँ अंतर कितना था, 35,275 का अंतर था। इस बार भी ये अंतर कम नहीं रहने वाला, 20,000 से कहीं अधिक अंतर रहेगा, ये मान के चलिए आप। अगर उससे पहले अगर जाएंगे आप तो 2003 की बात करें तो डॉक्टर सुरेश चौधरी नया चेहरा थे, 37,993 वोट लिए चुनाव जीते। लेकिन दोस्तों ये चुनाव भिन्न था, क्योंकि यहाँ लालचंद डुड्डी जो कि 3 बार विधायक रह चुके थे और धुरंधर लीडर थे, उनका निधन होने के बाद में उनके प्रति सिंपैथी उनके परिवार में चल रही थी और विमला डुड्डी को भाजपा ने टिकट दी थी, लेकिन परिवार में फूट पड़ी। पीपी सिंह ने चुनाव लड़ा, 14,000 वोट लिए, लेकिन यहाँ अंतर क्या रहा था, 37,993 वोट लिए डॉक्टर सुरेश चौधरी ने और 4666 वोट का मात्र अंतर था। विमला डुड्डी ने कितने वोट लिए, विमला डुड्डी ने यहाँ 33,327 वोट लिए, बहुत नज़दीक थी। यहाँ 3 नंबर पर संजीव बेनीवाल रहे थे, लेकिन संजीव बेनीवाल के भी यहाँ वोट कम नहीं थे, 28,437 वोट लिए थे दोस्तों। तो ये चुनाव त्रिकोणीय टक्कर, लेकिन यहाँ अगर आप चौथे कैंडिडेट पर जाएंगे तो वोट नहीं मिले। यहाँ त्रिकोणीय टक्कर हुई, इसलिए तीनों को मिले। 2013 की भी बात करें तो त्रिकोणीय टक्कर थी, सुखदेव सिंह और बलवान पूनिया में टक्कर थी, लेकिन नंबर 1 के लिए विधायक जो बन रहा था उसके लिए कोई टक्कर नहीं थी। लेकिन अंत समय तक सभी नेताओं की धड़कनें जो है वो तेज थी, तलवे सूखे हुए थे, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है और इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा गैप हो जाएगा, ऐसा कोई विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहा था। लेकिन वाद्रा का ये आप रिकॉर्ड देखें तो इस बार भी यही होने जा रहा है। जनता ने मन बना लिया है कौन विधायक बनेगा, लेकिन यहां देखने वाली बात है कि त्रिकोणीय टक्कर होती है या आमने सामने की टक्कर होती है। अगर कांग्रेस की टिकट, क्योंकि हम कांग्रेस की टिकट का इसलिए जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस की टिकट अगर यहां मजबूत चेहरे को बंटती है तो यहां त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलेगी। और उस त्रिकोणीय टक्कर में चाहे 2013 की माने या 2003 की माने, उससे पहले जाएंगे आप 1998 में चले जाइए, नए चेहरा थे संजीव बेनीवाल, 41,624 वोट लिए थे, लेकिन उनके सामने लालचंद डुड्डी थे, 39,080 वोट लिए थे। आमने सामने की सीधी टक्कर थी और कैंडिडेटों को यहाँ वोट नहीं मिले थे। जरूर यहाँ डॉक्टर सुरेश चौधरी कांग्रेस की टिकट लेकर खड़े हुए थे, 22,000 वोट उनको मिले थे, इसके अलावा वोट नहीं मिले थे। तो प्रमुख 2 या 3 ही उम्मीदवारों को वोट मिलते हैं, इस बार भी यही होगा। अब हम बात करें यहाँ अगर नया चेहरा बजरंग सहारण की, बहुत मेहनत कर रहे हैं और किसानों के साथ मिलकर अच्छा खासा संघर्ष कर रहे हैं। फसल बीमा क्लेम को लेकर वो किसानों की एक प्रकार से हमदर्दी बटोर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने प्रयास भी किए हैं, सफलताएं भी प्राप्त की हैं। वो एक नेता है, तेजी के साथ उभर कर आ रहे हैं। लेकिन तीसरे नेता जो है वो एसपी सिंह होंगे या ये बजरंग सहारण होंगे, कौन होगा ये अभी फैसला नहीं हो पा रहा है, या दयानंद बेरवाल होंगे कांग्रेस की टिकट से। कांग्रेस की टिकट जिसको मिलेगी दोस्तों वो बड़ा ही चेहरा होगा। अगर बड़े चेहरों का आंकलन करें तो एसपी सिंह और दयानंद बेरवाल बड़े चेहरे हो सकते हैं। बजरंग सहारण भी अगर कांग्रेस की टिकट लेने में कामयाब रहते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं होगा इन तीनों में। और ये स्थिति जो है वर्तमान विधायक के लिए दुखदायी हो सकती है, क्योंकि उनके वोट बैंक पर बहुत बड़ी कैंची यहाँ चल सकती है दोस्तों। तो क्या होगी स्थिति, क्या संजीव बेनीवाल की टिकट कट जाएगी, जैसी यहाँ अफवाहें हैं दोस्तों, जो सचिन पायलट की अफवाहों का हमने जिक्र किया, उसी प्रकार से एक अफवाहें संजीव बेनीवाल की भी चल रही है। उसको अफवाह कहे, कौन काटने वाला है टिकट? आखिर टिकट तो पार्टी काटेगी, पार्टी देती है, पार्टी टिकट काटती है। अभी से ये एक कैंपेन चल रही है और ये विपक्ष की कैंपेन हम मान सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बताया था क्या बलवान पूनिया की टिकट कट सकती है माकपा से। दोस्तों यह ऐसी ही स्थिति हम भाजपा की मान सकते हैं। हाँ, कांग्रेस के लिए हम मान सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि उनकी टिकट किसको मिलेगी,
किसकी कटेगी, किसको मिलेगी, क्योंकि पीछे तो टिकट डॉक्टर सुरेश चौधरी को मिली थी, उनकी टिकट तो लगभग लगभग कटती हुई मान रहे हैं, लेकिन नई टिकट अब किसको मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरा है। और इसी के ऊपर भादरा की राजनीति के अनेक फैक्टर्स लागू होते हैं, और वो फैक्टर्स नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और नंबर 3 स्वयं भी प्रभावित होते हैं, इससे इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा मैं बात बताऊं, बसपा की टिकट भी यहाँ वोट काटने की क्षमता रखती है। अगर 2013 का चुनाव याद करें आप, सुखदेव सिंह 33,000 वोट मिले थे, लेकिन अगर हाजी दाऊद कुरैशी वहाँ 16,000 वोट लेकर वो मैदान में नहीं होते तो सुखदेव सिंह यहाँ सबको पछाड़ भी सकते थे। तो ऐसे फैक्टर्स भी बनते हैं, बताया जाता है, यहाँ चर्चा भी होती है बजरंग सारण संजीव बेनीवाल के वोट ज़्यादा काटेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। हाँ, वो वोट ज़्यादा संजीव बेनीवाल का काट सकते हैं, लेकिन अगर इस ड्राई एरिया में 14 बिरानी गाँवों के एरिया में जिनका संघर्ष हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ मिले थे बलवान पूनिया को, तो यहाँ तो वो बलवान पूनिया के वोट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों, ये अफवाहें हैं, इसका आंकलन स्टिक से नहीं होता। लेकिन हाँ, दोनों ही नेताओं के वोट काटेंगे वो, जिन जैसी विचारधाराओं की राजनीति वो करते हैं, उस विचारधारा के वोट तो उनको अवश्य मिलेंगे। जितने वोट मिलेंगे वो किसी न किसी नेताओं के खाते में तो खिसक कर आए हुए वोट होंगे। लेकिन एसपी सिंह अगर टिकट लेते हैं तो वो किसके ज़्यादा काटेंगे, और दयानंद बेरवाल जो कांग्रेस की टिकट लेंगे तो वो किसके ज़्यादा काटेंगे, बजरंग सारण अगर कांग्रेस की टिकट लेते हैं तो वो किसके ज़्यादा काटेंगे। क्या मूल कांग्रेस का वोटर है वो इन तीनों नेताओं को वोट देगा? दोस्तों, यहाँ ये बहुत बड़ा सवाल है, और मूल वोट बैंक पर डाका पड़ रहा है दोस्तों, वो खिसकता जा रहा है। और यहाँ परिस्थितियाँ आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, आज समय कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन हम इस प्रकार की समीक्षाएं, राजनीतिक समीक्षाएं सदैव आपको करते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन आज दोस्तों एक बहुत दुखद घटना फिल्मी दुनिया से आई। मैसूर फिल्मी अभिनेता कहे, निर्माता निर्देशक कहे, सतीश कौशिक का निधन हो गया। तो आज ये फिल्मी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा बात करें, आज 9 मार्च को क्या विशेष दिवस है, किसके महान हस्तियों के जन्म हुए हैं, किसका निधन हुआ है, क्या विशेष यहाँ हुआ है, तो मैसूर तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म आज के दिन 1951 को हुआ था। और पार्थिव पटेल क्रिकेटर, विकेट कीपर रह चुके, 1985 में आज के दिन उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और नवीन जिंदल प्रमुख उद्योगपति, सांसद, 1997 में उनका भी जन्म जो है इसी आज के दिन हुआ है। और शशि थरूर जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भी 1956 को आज ही के दिन जन्म हुआ है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये इन हस्तियों के जन्मदिन आज हुए हैं। नवीन जिंदल का जन्मदिन 1970 को हुआ। तो इसके अलावा अगर बात करें अब मंडियों के भाव की, क्योंकि होली का त्यौहार गुजर चुका है, अब मंडियों में भाव भी हुए हैं। कुछ मंडियों के भाव आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे। नोहर से शुरुआत करें तो दोस्तों, नोहर में आज ग्वार का भाव जो है वो 53.14 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहा। और चना बिका है 5106 रुपये, मोट के भाव 6519 रुपये आज मैक्सिमम रहे। मूंग बिका है 7600 रुपये, अरंडी के भाव रहे 6250 रुपये। बाजरी 2213 रुपये प्रति कुंटल बिकी है आज। और जो बिका है 2555। सरसों के भाव 5200 रुपये रहे हैं। जबकि आज हनुमानगढ़ मंडी में नरमे के भाव अगर बताए तो 7980, ग्वार के भाव 5339 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8000, ग्वार बिका है 5414, सरसों बिके 5150 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना बिका है 4952 रुपये प्रति कुंटल। सरसा मंडी में नरमा बिका है 7941, कपास बिकी है 9725, जबकि गेहूं बिकी है 2140 रुपये प्रति कुंटल। आज की अंतिम मंडी रावतसर मंडी में नरमा बिका है 8031, ग्वार के भाव 5339 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज बताएं तो 1929 से 31 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर मैक्सिमम के रूप में रहा। और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 30-40% ही बादल आसमान में छाए रहे। रात्रि को बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 2000% बादल आसमान में छाए रहेंगे। आसमान साफ रहेगा, लेकिन 24 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा।
11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 10 मार्च को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 18 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, जबकि मैक्सिमम दोपहर को कल इस गर्मी का सर्वाधिक टेम्परेचर रहेगा 31 से 33 डिग्री। तो गर्मी का अब एहसास प्रचंड रूप से आपको होने वाला है, और 26 से 31 देर शाम को रहेगा, जबकि रात्रि को 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग हवाएं चलेगी। तो बादल रात्रि को कल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा, और दिन में भी 10 से 20% के लगभग बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के बुलेटिन, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।